मगर उसे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज जरूर सुनाई देती है। अनंत हैरानी से अपनी आंखों को खोलकर सामने की तरफ देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि कुंज खड़ा था। कुंज को देखते ही अनंत को अपने दिल में एक गर्माहट का एहसास होता है, मगर मिस्टर आहूजा की आवाज सुनकर वो जल्दी ही अपने होश में आ जाती है। मिस्टर आहूजा के चेहरे पर उंगलियों के निशान दिख रहे थे। वो अपने गाल को सहलाते हुए गुस्से से कुंज से बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूं, कम से कम तुम्हें इस बात का लिहाज तो करना चाहिए। मिस्टर आहूजा अपने गुस्से में भूल चुके थे कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि सिंह परिवार का वारिस कुंज वर्धन सिंह खड़ा था। कुंज की आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। वो अपना एक कदम बढ़ाता है। मिस्टर आहूजा एक पल के लिए डर जाते हैं और वो जल्दी से अपने कदम पीछे ले लेते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर डर फैलने लगता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुंज से कितनी बदतमीजी से बात की है। अगले ही पल उनका बर्ताव बदल जाता है और वो डरते हुए बोलते हैं, मिस्टर कुंज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ इस अनंत की गलती है, आप चिंता मत करिए। आपके थप्पड़ मारने से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है और ना ही मैं आपके खिलाफ कोई भी केस करने वाला हूँ। ये सुनकर कुंज अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है, फिर ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में पूछता है, तो आप मुझ पर केस करना चाहते हैं? उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई शैतान बोल रहा हो। मिस्टर आहूजा घबराकर बोले, नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर कुंज, क्या आप यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अनंत ने आपको फिर से परेशान किया है? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने अनंत से पहले ही पारिवारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब उसका और आहूजा खानदान का कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि आहूजा खानदान कभी भी अनंत जैसे गे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार को तो हम उसे एक्सेप्ट कर भी लेते, मगर जब से मुझे पता चला है कि वह आपको परेशान कर रहा है, तब से मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी वह आपके पीछे पड़ा था। यश ने भी मुझे बताया कि कैसे जब आप उसके कॉलेज गए थे तो वह आपके ऊपर गिर गया था और जानबूझकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये काफी ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यही नहीं, मुझे यश ने बताया कि अनंत ने आपके लिए कितनी बार प्रॉब्लम क्रिएट की। वह तो आपका बड़प्पन था कि आपने उसके साथ ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, वरना जैसी उसकी हरकतें हैं उस हिसाब से तो आपको उसे मार देना चाहिए था। मिस्टर आहूजा के मन में जो कुछ भी आ रहा था वो बस बोले जा रहे थे। वही कुंज की आंखें और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि मिस्टर आहूजा अनंत के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। उसने यश की तरफ देखा, फिर बहुत ही शानदार आवाज में मिस्टर आहूजा से पूछा, क्या कहा है आपके बेटे ने? मैंने तो सुना है आहूजा खानदान में सिर्फ एक ही वारिस है और वह अनंत है। मैंने कभी भी यश के बारे में नहीं सुना है कि आपका और मिसेज शीतल का कोई दूसरा बेटा है। फिर यश आपका बेटा कैसे हुआ? वो जानबूझकर यह सवाल पूछ रहा था। वही अनंत समझ गई थी कि कुंज बस उसके डैडी को शर्मिंदा कर रहा है। मिस्टर आहूजा को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी यश जल्दी से बोल पड़ा, डैडी, बहुत जल्दी ही अनंत की मॉम को डाइवोर्स देने वाले हैं और मेरी मॉम से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर कुंज इंटरेस्ट के साथ बोला, मतलब तुम आहूजा खानदान के नाजायज बेटे हो? लेकिन जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने कई लोगों से सुना वह तुम्हें आहूजा खानदान का वारिस कह रहे थे। क्या सच में एक नाजायज बेटा वारिस बनने के लायक है? क्या तुम में कोई ऐसी क्वालिटी है कि तुम वारिस कहलाओ? इतना कहते ही वह यश को बहुत ही गौर से देखने लगता है। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी, मगर वो गुस्से से अनंत को देख रहा था। गौरवी, जो कब से चुपचाप खड़ी थी, वो बस अनंत को ही देखे जा रही थी। उसने नफरत से अनंत को देखा, फिर जल्दी से खुद को कुंज की बाहों में फेंकते हुए बोली, कुंज, मुझे पता है तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और यह अनंत तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, इसकी बातों में मत आओ। गौरवी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे पता ही ना हो कि अनंत एक लड़की है। वह ऐसे बोल रही थी जैसे अनंत एक लड़का ही है। उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर अनंत का मुंह बन जाता है, मगर उसे इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता अपनी मॉम की थी। उसने उन सबको इग्नोर किया और आईसीयू की तरफ देखने लगती है। ठीक उसी वक्त एक डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखते ही अनंत घबराते हुए पूछती है, डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी है? क्या वह ठीक तो है ना? डॉक्टर उसे बहुत ही गौर से देखते हैं, उसके बाद सीरियस होकर बोले, पेशेंट इस वक्त खतरे में है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इतना कहते ही वो जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वही अनंत तो अपनी जगह पर शक से खड़ी थी।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मॉम को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। उसके पिछले जन्म में भी वह अकेली रह गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि उसके मॉम और डैड कब उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार दी थी। उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। केवल एलेक्स और उसके कुछ दोस्त ही थे जो उसका ध्यान रखते थे, मगर अनंत को प्यार चाहिए था। उसे अपने इस नए जन्म में एक प्यार करने वाली माँ मिली थी। वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वो कसके अपनी मुट्ठी बंद करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुंज ने जब अनंत को देखा तो वो उसकी बॉडी को कांपते हुए महसूस कर पा रहा था। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अनंत को अपनी पीठ पर एक गर्माहट का एहसास होता है। वो एकदम से पलटी है और कुंज को गले लगा लेती है। मगर उसने अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं दिखाया था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, मगर कुंज ये चीज साफ देख पा रहा था कि वो जख्मी हुई है। वो उसके बालों में हाथ फपे छोटी ई की मात्रा राते हुए बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में बोला, मॉम ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स। इतना कहते ही वो अपना हाथ उसके कमर पर रख देता है। ये सब देखकर तो मिस्टर आहूजा और यश हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इनफैक्ट दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुंज को हुआ क्या है जब वो अनंत के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। गौरवी तो जलकर राख हो चुकी थी। वो कुछ अटेंशन पाने के लिए फिक्र भरी आवाज में अनंत से बोली, अनंत चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं अभी पेमेंट करके आती हूं ताकि हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट में कोई भी लापरवाही ना करे। इतना कहते ही जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी कि अचानक सौरभ वहां पर आ जाता है। उसने गौरवी को इग्नोर करते हुए कुंज को देखकर रिस्पेक्ट से कहा, प्रेसिडेंट, मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर की टीम को भी बुला लिया है। वो कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे। ये सुनकर गौरवी रुक जाती है। वो दांत पीसते हुए अनंत को देख रही थी, जो अभी भी किसी को गले लगाए खड़ी थी। ऐसे ही लगभग 1 घंटा बीत गया था, मगर शीतल जी की कंडीशन के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला था। कुंज ने काफी कोशिश की, मगर अनंत बेंच पर बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी। वह खड़ी थी और काफी बेचैन थी। कुंज को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वो अनंत के कंधे को कस के दबाते हुए दांत पीसकर उसके कान में बोला, सुगर डैडी, बेंच पर बैठो और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। अनंत उसकी आंखों में देखती है। अनंत रो नहीं रही थी, मगर उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। कुंज आगे उसे डांट नहीं पाया। वो अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत कर लेता है। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ अभी इस वक्त ठीक नहीं है, बाकी मैं सब देख लूंगा। अभी तुम चुपचाप बैठो, वरना मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। अनंत इस बार उसकी बात मानकर बेंच पर बैठ जाती है, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और वह मिस्टर आहूजा को घूमते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे ये तो पता है आपको मेरी मॉम की फिक्र नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं ये समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, आहूजा कॉर्पोरेशन के कुछ % शेयर मॉम के नाम है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वह सारे शेयर्स मेरा नाम हो जाएंगे, इसलिए आप मौके का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम करना चाहते हैं? मिस्टर आहूजा कुंज के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वरना उनके बस चलता तब वो अनंत को डांट देते। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, तुम जितना बड़ा मुझे समझते हो उतना मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बीवी के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए वो मेरी बीवी है। इतना कहते ही वो चुपचाप खड़े हो गए। अनंत अब सोचने लगी थी कि आखिर उसकी मॉम के साथ ये सब कौन कर सकता है। उसे सबसे पहले शक आहूजा परिवार पर ही था, उसके बाद गौरवी पर, क्योंकि इनसे अलावा उसका और कोई दुश्मन था भी नहीं। वो कुंज के सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। कुंज को अच्छे से समझ आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। यश ने देखा है कि किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं है, तो वह चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने किसी का कॉल किया। कॉल जैसे ही कनेक्ट हुआ, यश गुस्से से बोला, मॉम, आपने तो कहा था कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो अनंत की मॉम अभी भी जिंदा है और आईसीयू के अंदर है। इस हालत में आप डैडी से कैसे शादी करेंगे? आपको पता है, सभी लोग मुझे नाजायज बोल रहे हैं। इस नाम को सुन सुनकर मैं गुस्से में पागल हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे आहूजा खानदान के असली बेटे के नाम से जाने, और उसे अनंत को पूछे भी ना। और ये दादा भी ना, पता नहीं इन्हें क्या पड़ी थी जो ये हॉस्पिटल आए हुए हैं।
दूसरी तरफ से यश की मॉम एक पल के लिए शांत हो जाती है, मगर फिर हंसते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, वैसे भी मेरे हाथ एक बहुत बड़ा राज लग गया है। अगर शीतल जिंदाबाद भी चाहती है तो वह कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। मैं जो कहूंगी उसे मनाना होगा और वह खुद डाइवोर्स देगा। सिर्फ डाइवोर्स नहीं देगी बल्कि आहूजा कॉर्पोरेशन में उसके जितने भी शेयर्स हैं वह भी मुझे देगा। ये सब कहते वक्त उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, जिसे यश समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ पूछता है उससे पहले ही उसकी मॉम आगे बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मैं कॉल कट करती हूँ और तुम परेशान मत हो, सब कुछ अभी भी मेरे कंट्रोल में रहेगा। इतना कहते ही कॉल कट कर देती है। वही यश कंफ्यूज होकर बोला, आखिर मॉम को क्या राज पता चल गया है जो वो इतनी ज्यादा खुश थी। कुंज महसूस कर पा रहा था कि अनंत कोई हलचल नहीं कर रही है। वह अपना सिर नीचे करके अनंत को देख रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह अपने हाथ को अनंत के गालों पर रखता है, फिर उसे सहलाते हुए पुकारता है, शुगर डैडी ओपन योर आइज, तुम्हें काफी देर से कुछ भी नहीं खाया है शुगर डैडी। मगर अनंत कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। कुंज उसे खुद से थोड़ा सा अलग करता है तो अगले ही पल अनंत की पूरी बॉडी ढीली पड़ गई और वह जमीन पर गिरने लगी, मगर कुंज उसे जल्दी से पकड़ लेता है। अनंत इस वक्त बेहोश थी। ये देखकर कुंज का चेहरा डार्क पड़ गया। सौरभ, जो अभी अभी कुछ खाने को लेकर आया था, ने देखा। वो बहुत गुस्से में था। कुछ नहीं, अनंत को गोद में उठाया और गुस्से से चिल्लाया, डॉक्टर। कुछ देर बाद अनंत एक वार्ड में लेटी हुई थी। कुंज उसके बगल में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। डॉक्टर डरे हुए थे। कुंज गुस्से से बोला, उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? आधे घंटे हो चुके हैं, उसे होश में लेकर आओ। सीनियर डॉक्टर डरकर बोले, मिस्टर कुंज, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद भूख और स्ट्रेस के कारण वो बेहोश हो गए हैं। ऊपर से हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हम इनका बॉडी चेकअप कर सकते हैं? क्योंकि एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। उन डॉक्टरों को भी खुद पर शक हो रहा था कि क्या वे असल में डॉक्टर हैं, पर उन्होंने बार बार अनंत का चेकअप किया और उन्हें बार बार यही पता चला कि अनंत प्रेग्नेंट है। सभी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और कंफ्यूज भी थे। वहीं कुंज गुस्से में बोला, गेट आउट, और यह न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ बाहर फैलाई है तो वह दिन तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। डॉक्टर डरते हुए जल्दी से भाग जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह ये बात कभी किसी को बता भी सके। अब कुंज अपनी गहरी नजरों से अनंत को देख रहा था, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अनंत बहुत शरारती थी और ज्यादातर कुंज के साथ छेड़खानी करती थी, इसलिए कुंज उसे इतना शांत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुंज ने अनंत को आराम से सुला दिया और डॉक्टर से शीतल जी की कंडीशन के बारे में जानकर कुछ समय के लिए अस्पताल से बाहर निकल आया। हालांकि अनंत का ध्यान रखने के लिए उसने पहले ही अपने लोगों को हॉस्पिटल में तैनात किया था। कुंज खुद ड्राइव करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचा, उसकी नजर अचानक डैनी पर पड़ी। डैनी को देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं। डैनी ने खुशी से कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं बहुत खुश हूं। इतना कहकर वो तुरंत कुंज के पास पहुंची और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुंज एक कदम पीछे हटते हुए उसे गुस्से से घूरने लगा। डैनी ने उसकी ओर देखकर उदास होने का नाटक किया, जबकि अंदर ही अंदर वो अनंत से बहुत गुस्से में थी। डैनी हार मानने वाली नहीं थी। वो कुंज के पास और करीब पहुंची और उसके कमजोर पॉइंट पर हमला किया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कुंज के लिए उसकी बचपन की यादें ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। डैनी धीरे धीरे इमोशनल होते हुए बोली, कुंज, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं वही अनंत हूँ जिसे तुमने सालों पहले अपने कारण खो दिया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अब जब मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ तो तुम किसी और को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो दूसरी अनंत तुम्हें फंसा रही है। मैं तुम्हारी असली अनंत हूँ। याद करो, हम बचपन में हमेशा साथ रहते थे। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। मैं वही छोटी सी लड़की हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आई थी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा ध्यान रखोगे, मुझे सेफ रखोगे, लेकिन अब तुम किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हो। डैनी के शब्दों में डीप फीलिंग्स थी और वह जानती थी कि इस बात का असर कुंज पर पड़ेगा। वो कुंज को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। कुंज का सिर दर्द से चकरा गया। वो खुद को काबू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। उसने कार से टेक लगाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। डैनी ने देखा कि उसकी बातों का कुंज पर असर हो रहा है, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कुंज, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे?
तुम तो मुझे छोड़कर चले आए थे, लेकिन देखो, मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, और देखो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, कुंज ने उसके हाथ को झटक दिया। कुंज लगभग उसकी बातों में आ ही गया था, लेकिन वो खुद को किसी तरह से संभालने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद कुंज लगभग हिप्नोटाइज हो चुका था, इसलिए उसने डैनी को ध्यान से देखा। डैनी ने खुशी से कहा, मेरे साथ चलो, मैं ही तुम्हारी असली अनंत हूँ। वो बचपन वाली अनंत, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, जिसके साथ रहने के लिए तुमने सब कुछ किया था। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी अनंत को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे मॉम डैडी भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए, तो मैं अकेली हो जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में झूठे आंसू आ गए। कुंज को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। वह अपने हाथों को डैनी के हाथ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। डैनी ने खुश होकर कहा, मुझे पता था, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मेरे साथ चलो, और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे आगे ले जाने लगी। कुंज बहुत ही आराम से उसके साथ जा रहा था, मानो वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हो। डैनी मुस्कुराते हुए कुंज को अस्पताल के बाहर तक लेकर आ गई थी। वे दोनों रोड क्रॉस करने के लिए खड़े थे, तभी अचानक एक कार वहां आकर रुकती है। भानु प्रताप जी कार से बाहर निकलते हुए थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे, और उन्होंने अभी तक कुंज को नहीं देखा था। डैनी ने मुंह बनाते हुए कहा, कुंज, चलो, हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये कहकर वो उस दिशा की ओर बढ़ने लगी, जहां भानु प्रताप जी थे। लेकिन डैनी ने भी भानु प्रताप जी को नहीं देखा था। भानु प्रताप जी अपने जेब से फोन निकालने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी जेब से एक तस्वीर गिरकर बाहर आ गई। तस्वीर हवा में उड़ते हुए कुंज की ओर बढ़ रही थी। भानु प्रताप जी जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ने लगे। वहीं तस्वीर कुंज के पैरों के पास गिरकर रुक गई। डैनी ने कुंज पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। कुंज ने तस्वीर को देखा और उसे उठाने के लिए झुका। तस्वीर को देखता हुआ वो अचानक रुका, क्योंकि तस्वीर उड़ते हुए दूर जाने लगी। कुंज बेचैन होने लगा और वह जल्दी से उस तस्वीर की दिशा में भाग गया। कुछ ही दूर पर वो तस्वीर एक पेड़ के पास गिरी। तस्वीर में एक चेयर पर बैठे हुए भानु प्रताप जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, और उनकी गोद में 2 बच्चे थे। एक बच्चे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जो कि कुंज था। वो दूसरा बच्चा कुंज के गालों पर किस करने की कोशिश कर रहा था। कुंज ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो वो जम जाता है, क्योंकि उसे तस्वीर को देखकर कुछ याद आने लगा था। उसे अचानक से एक पुरानी याद आई, एक छोटी सी लड़की जो बचपन में उसे बहुत परेशान करती थी और उसे खरीदने की कोशिश कर रही थी। कुंज ने सिर पकड़कर पेड़ से टेक लगाया, और उसकी आंखों में उस दूसरे बच्चे से हट ही नहीं रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस समय उसके सिर में दर्द तेज हो गया। उसके कानों में किसी बच्चे की आवाज गूंज रही थी, तुम बहुत सुंदर हो, जैसे एक राजकुमारी। मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारा ध्यान रख सकूं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास आ जाओ। इन शब्दों के साथ कुंज के दिमाग में कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। तस्वीर में दूसरा बच्चा उसे अपना सा लगा। कुंज की आंखों के सामने वो बच्ची फिर से आने लगी, वो बच्ची जो बचपन में उसके लाइफ में आई थी और जिसे वह भूल चुका था। कुंज ने अपने सिर को पकड़ते हुए खुद को स्टेबल करने की कोशिश की और धीरे धीरे तस्वीर को देखने लगा। अब उसके दिमाग में कई चीजें क्लियर होने लगी थीं। वहीं दूसरी तरफ अनंत को जब होश आता है तो वो सबसे पहले शीतल जी से मिलती है। शीतल जी को होश नहीं आया था, इसलिए वो उदास होकर वार्ड से बाहर आ गई। तभी अचानक उसे कुंज का ख्याल आता है, तो वो आसपास कुंज को ढूंढते हुए नीचे आ जाती है। वो जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंची, अचानक लिटिल ब्यूटी आवाज करती है। अनंत जल्दी से उसके पास जाती है। वो कार के अंदर बैठते हुए लिटिल ब्यूटी का ऑर्डर देती है, अंडिस को, मुझे पता करके बताओ आसपास मिस्टर कुंज है क्या? क्या तुमने उन्हें देखा? लिटिल ब्यूटी जल्दी से बोली, अंडिस को, हाँ बिल्कुल, वो उस चुड़ैल डैनी के साथ गया है। ये सुनते ही अनंत शॉक हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है कि कहीं डैनी ने फिर से कुंज पर काबू न कर लिया हो। वो अपने सर को पकड़कर खुद से बोली, अंडिस को, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि अगर मैं खुद पर पिक्चर बनाऊं तो उसका टाइटल होगा, मेरे होने वाले हस्बैंड को बार बार कोई मुझसे चुरा ले जाता है, या फिर मेरे होने वाले पति को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। वो अपने सर को स्टीयरिंग व्हील पर मारती है। उसके सर में अब दर्द होने लगा था। अनंत हर जगह कुंज को ढूंढ रही थी,
उसके दिल में एक दर्द उठ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उसने बचपन में भी कुंज को बहुत चाहा था। भले ही वो छोटी थी, मगर वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन अब अनंत उसे नहीं खोना चाहती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए हर जगह कुंज को ढूंढ रही थी। वहीं डैनी भी पागलों की तरह कुंज को ढूंढ रही थी। कुंज की आंखें लाल हो चुकी थीं, और वह लगातार अनंत की बचपन की तस्वीर को देख रहा था, जो उसके हाथ में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग थी, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह लगातार अनंत की बचपन की तस्वीर को देख रहा था, जिस कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में जो फीलिंग्स थी, वे धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन था, जो तभी क्लियर हो सकता था जब अनंत उसके सभी सवालों का जवाब देती। वो इन्हीं सब में खोया हुआ था कि अचानक उसके कानों में डैनी की आवाज पड़ी, कुंज, कुंज। कुंज तस्वीर को अपनी मुट्ठी में कसते हुए एकदम चुपचाप उसे देख रहा था। डैनी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। उसने ऊपर से नीचे तक कुंज को देखा, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं पाया। तो वह जल्दी से जाकर कुंज का हाथ पकड़ती है और परेशान होते हुए कहती है, तारानकन, कुंज, जल्दी चलो। और पता है, मैं कितनी घबराई थी। प्लीज ऐसी हरकतें मत किया करो। पता है ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती, तारानकन। कुंज बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। डैनी ने ध्यान नहीं दिया कि कुंज की मुट्ठी और कस रही थी। डैनी उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। कुंज कुछ सोचता है और उसके साथ जाने लगता है। वे दोनों एक होटल में पहुंच गए। तभी डैनी के फोन पर किसी का कॉल आता है। नंबर देखते ही वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। उसने तिरछी नजरों से कुंज को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, तारानकन, कुछ यहीं पर रुको, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। ठीक है, तारानकन। इतना कहकर वह धीरे धीरे होटल के दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर फोन पर किसी से सीरियस होकर बात करने लगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर डैनी हंसते हुए बोली, तारानकन, इस कुंज को हिप्नोटाइज करना बहुत आसान है। मैंने इसे फिर से हिप्नोटाइज कर लिया है और अब यह मेरे वश में है। मैं बहुत जल्द उसे न्यूयॉर्क वापस लेकर आ जाऊंगी। फिर आप जो कुछ भी करना चाहें, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वह मरना नहीं चाहिए। मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ और आनंद को सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह अपनी आंखों के सामने कुंज को मेरा होते हुए देखे। उसकी आंखों में जब वो तड़प देखेगी, तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, तो इस बार डैनी मुंह बनाकर बोली, तारानकन, चिंता मत करो, वो पूरी तरह से मेरे वश में है। वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा, तारानकन। फिर डैनी ने कॉल कट करते हुए मुड़कर देखा, और वह हैरान रह गई क्योंकि उसके सामने अनंत खड़ी थी। अनंत इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, मगर गुस्से में भी थी। उसे इतने गुस्से में देखकर डैनी अचानक ही हंसते हुए बोली, तारानकन, अनंत, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कुंज को ढूंढ लिया है, इसलिए प्लीज हमारे बीच मत आओ। वो सिर्फ मेरा है। आज रात हम दोनों इस होटल में रुकने वाले हैं, वह भी एक ही रूम में। फिर कल वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चला जाएगा, तारानकन। इतना कहते हुए डैनी अपने बालों को झटकते हुए जाने लगी। तभी अनंत ने अपनी कलाई को कसकर पकड़ा और गुस्से में बोली, तारानकन, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिस्टर कुंज सिर्फ मेरे हैं, तारानकन। ये सब कहते वक्त अनंत ने अपने इमोशंस को बहुत ही मुश्किल से दबाया हुआ था। डैनी कुछ नहीं बोली, बल्कि दूर खड़े कुंज को देखा, जो उन दोनों को ही देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे कुंज की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर अनंत भी उसके पीछे जाती है। कुंज के पास पहुंचते ही डैनी ने उसके हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए आनंद से बोला, तारानकन, कुंज सिर्फ मेरा सिर्फ मेरा है ना कुंज, तारानकन। इतना कहते हुए वो कुंज को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। कुंज बिना किसी भाव के सिर्फ अनंत को देख रहा था। उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी, और आनंद भी उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में काफी देर तक देखते रहे। अनंत कुंज का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि डैनी जल्दी से कुंज को पीछे खींच लेती है। फिर मुस्कुराते हुए कुंज को अपने साथ लेकर जाने लगी। कुंज बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अनंत उसके पीठ को देख रही थी। उसके जज्बात इस बार कुछ ज्यादा ही हावी हो रहे थे। वो जल्दी से भागते हुए जाती है और कुंज का हाथ पकड़ लेती है। कुंज अचानक रुककर उसकी आंखों में देखता है। आनंद की आंखों में थोड़े से आंसू थे, जिन्हें देखकर कुंज के दिल में हलचल होने लगी।
डैनी को जब महसूस हुआ कि कुंज उसके साथ नहीं आ रहा तो वह जल्दी से अनंत और कुंज को अलग करते हुए गुस्से में बोली, तारानकन, देखो, हमसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुंज सिर्फ मेरा है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, वो मेरे साथ जा रहा है। उसने एक बार भी मना नहीं किया है। अगर उसे तुम्हारे साथ रहना होता तो वह कभी मेरे साथ नहीं जाता। तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकती। तारानकन। अनंत अपने होठों को दबाकर कुंज को देख रही थी। वह आंखों ही आंखों में उसे न जाने के लिए कह रही थी। कुंज उसके जज्बातों को वह अच्छे से समझ रहा था, मगर कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। वो धीरे धीरे डैनी के साथ चला गया। डैनी लिफ्ट के अंदर जाते हुए एक डेविल स्माइल के साथ अनंत को देख रही थी, जो अपनी जगह पर खड़ी थी। वहीं कुंज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब डैनी कुंज को लेकर रूम में पहुंची तो वो बहुत खुश थी। वो कुंज के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बहकी हुई आवाज में बोली, तारानकन, कुंज, यहीं पर रहो, मैं शावर लेकर आती हूँ। फिर हम कुछ देर सोएंगे। और हाँ, रूम में किसी को मत आने देना, तारानकन। इतना कहकर वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए वॉशरूम में चली गई। कुंज को जैसे ही दरवाजे बंद होने की आवाज आए, वो जल्दी से डैनी के फोन को उठाता है और उसमें कुछ करने लगता है। लगभग 1 मिनट बाद वो फोन को वापस रख देता है और फिर जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। वो होटल के नीचे पहुंचा तो उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आया, तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती है। वो अनंत को ढूंढ रहा था। कुंज होटल के बाहर हर जगह अनंत को ढूंढ रहा था। वही अनंत उसे बिना किसी भाव के देख रही थी। वो इस वक्त एक कैफे के अंदर बैठी हुई थी, जहां से होटल साफ नजर आ रहा था। वो कुंज को आराम से देख पा रही थी, क्योंकि वो एकदम किनारे वाली सीट पर बैठी थी। वो लगातार गुस्से में नूडल्स खा रही थी। नूडल्स चबाते हुए वो खुद से बोली, तारानकन, मुझे इग्नोर किया था ना, अब नहीं आऊंगी सामने और ना ही बात करूंगी। अब जाकर करिए डैनी। डैनी, उसे डैनी का तो मैं गला दबा दूंगी, तारानकन। इतना कहते हुए उसने जूस उठाया और पीने लगी। उसने कई सारी उल्टी सीधी चीजें ऑर्डर की थी। फिर पिज्जा उठाकर एक एक बाइट खा रही थी, जैसे कुंज को चबा रही हो। कुंज को परेशान देखकर उसके दिल को बहुत राहत मिल रही थी। अनंत ने एक और बाइट लेते हुए आराम से बोला, तारानकन, अच्छा हुआ, मैंने आपकी आंखों में देख लिया था। आपकी आंखों में वही इमोशंस नजर आ रहे थे जो बचपन में नजर आते थे। आप बिल्कुल मुझे वैसे देख रहे थे जैसे आप बचपन में मुझे देखते थे। इसलिए मैं समझ गई कि आपको सब याद आ गया है और आप हिप्नोटाइज नहीं है, पर फिर भी आप उस डायन डैनी के साथ गए, तारानकन। इस बार वो एक बर्गर उठाती है और बड़े आराम से खाती है। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और कुंज काफी ज्यादा गुस्से में था। वो सोच रहा था कि कहीं अनंत खुद को कुछ न कर ले। अनंत ने अब कुंज की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। उसका सारा फोकस सिर्फ अपने खाने पर था। धीरे धीरे वो आधा खाना खा चुकी थी और जब वह पास्ता खाने वाली थी तो अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में खड़ा है और उसे गुस्से में देख रहा है। अनंत बिना नजर उठाए ही बता सकती थी कि यह इंसान कौन है। जैसे ही वो खाना खाने वाली थी, अचानक ही कुंज ने उसके हाथ से चम्मच लेकर गुस्से में झटकते हुए बोला, तारानकन, लिटिल अनंत, ये तुम क्या खा रही हो? ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने कितना ढेर सारा खा लिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि यह सब तुम्हारी हेल्थ को खराब कर देगा, तारानकन? अनंत उसकी तरफ नहीं देखती। जब वो पानी पीने वाली थी तो कुंज ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए गुस्से में बोला, तारानकन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कुछ बोल रहा हूँ, तारानकन। अनंत ने अपने कान को थोड़ा सा सहलाया और फिर कुंज को देखते हुए कंज्यूरिंग आवाज में बोली, तारानकन, भाई साहब, आपने कुछ कहा? तारानकन। भाई साहब शब्द सुनकर कुंज को शौक हो गया। उसका गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। वो अनंत के हाथ को मरोड़ते हुए बोला, तारानकन, मैं तुम्हें भाई साहब नजर आता हूँ? मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तारानकन। अनंत जहां पर थी वहां आसपास कई सारे लोग थे। वह हंसते हुए चेयर पर खड़ी हो गई और सभी को देखते हुए कहने लगी, तारानकन, हेलो एवरीवन। अब सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो अनंत आगे बोली, अंडस्को, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी अभी इस आदमी ने मुझसे कहा कि यह मेरे बच्चे का होने वाला बाप है। तो आप लोग मुझे बताइए, मैं इस आदमी को क्या जवाब दूं, जबकि मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, तारानकन। इतना कहकर अनंत ने शान से अपने बालों में हाथ फिराया। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखों में चालाकी। वो लड़कों की तरह लग रही थी, इसलिए वहां मौजूद हर किसी ने उसे लड़का ही समझा। फिर सभी ने अजीब नजरों से कुंज को देखना शुरू कर दिया। कुंज ने अपने माथे को सहलाया।
वो समझ चुका था कि अनंत उससे बदला ले रही है और वह इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगी। कुंज ने बहुत ही आराम से आनंद के हाथ को पकड़ते हुए प्यार से कहा, तारांकन बेबी, मेरी बात सुनो, मैं बस उसके फोन से कुछ डेटा लेना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ होटल के अंदर गया था। मुझे लगा था कि उसके साथ शायद कोई और भी होगा, क्योंकि वह लड़की अकेली नहीं है। मैं उसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ जानना चाहता था, बस इसीलिए उसके पीछे गया था। तारांकन। अनंत तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तभी एक आदमी कुंज पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तारांकन, कैसा अजीब आदमी है, इस छोटे से बच्चे को परेशान कर रहा है। मुझे तो लगता है ये पागलखाने से भागा हुआ है। तारांकन। एक औरत ने कुंज को अजीब नजर से ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तारांकन, सही कहा, मुझे भी लग रहा है ये कोई पागल है जो इस बेचारे बच्चे को परेशान कर रहा है। भला ये बच्चा माँ कैसे बन सकता है जबकि यह लड़का है। तारांकन। कुंज ज्यादातर मास्क में रहता था, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे और इस वक्त भी उसे कोई नहीं जानता था कि वो सिंह परिवार का वारिस है। कुंज गुस्से में वहां मौजूद लोगों को देखता है, फिर आनंद का हाथ पकड़कर सर्द आवाज में बोलता है, तारांकन, मेरे साथ चलो। तारांकन। अनंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। अब तो मैनेजर भी आ चुका था हलचल सुनकर। जब वह ये सब देखता है तो उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो जल्दी से आनंद को कुंज से अलग करते हुए बहुत ही आराम से अनंत से बोलता है, तारांकन, बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या यह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? तारांकन। आनंद बहुत ही प्यार से बोलती है, तारांकन, अंकल, मैं तो यहाँ पर चुपचाप खा रहा था, यह आदमी आकर मुझे परेशान कर रहा है। तारांकन। ये सुनकर मैनेजर सिर हिलाकर कहता है, तारांकन, ठीक है, तुम जाओ, इसे हम देख लेंगे। तारांकन। अनंत कुंज को घूरते हुए वहां से बाहर जाने लगती है। कुंज मैनेजर को गुस्से में देखता है और बोलता है, तारांकन, आज से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तारांकन। मैनेजर हंसते हुए बोलता है, तारांकन, तुम कौन होते हो मुझे नौकरी से निकालने वाले? एक तो दिन दहाड़े एक लड़के को परेशान कर रहे हो, ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़के पसंद हो और तुम इस बेचारे लड़के को देखकर उसे परेशान करने आ गए? तारांकन। अब हर कोई कुंज को गिरा हुआ समझ रहा था। कुंज गुस्से से भर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने पास रखे टेबल को उठाकर फेंक दिया। सभी लोग डरकर 2 कदम पीछे हो गए और कुंज आनंद के पीछे भाग गया। कुंज सड़क पर आकर इधर उधर देखता है, फिर इरिटेट होकर बोलता है, तारांकन, आखिर ये लड़की मिस्टर इंडिया की तरह कहाँ गायब हो जाती है? तारांकन। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। वही अनंत सीटी बजाते हुए आराम से एक दुकान में जाती है, चॉकलेट फ्लेवर का लॉलीपॉप खरीदती है और जाने लगती है। तभी अचानक कुंज उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए शिकायती अंदाज में बोलता है, तारांकन, तुम्हें ये लॉलीपॉप इतना पसंद है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? बेबी, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। तारांकन। अनंत उसे बिना भाव से देखती है और फिर इग्नोर करके जाने लगती है, मगर कुंज उसे छोड़ता नहीं है। उसने महसूस किया कि आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, तो वो तेजी से आनंद को अपनी गोद में उठा लेता है। अनंत फिर भी कुछ नहीं बोलती। लिटिल ब्यूटी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। कुंज जल्दी से जाकर अंदर बैठ जाता है और अनंत को अपनी बाहों में भरते हुए उसे किस कर लेता है। अनंत ने किस का कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुंज अपने सिर को ऊपर करके उसे घूर कर देखता है, फिर उसके होठों पर एक और किस करते हुए प्यार से कहता है, तारांकन, मुझे पता है, सॉरी शब्द बहुत छोटा है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। अब ऐसा कभी नहीं होगा, ये सब मेरी गलती है। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था और कभी हिप्नोटाइज नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, रूम में आग लगाकर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी बेबी, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। अगर तुम कहोगी तो मैं खुद को मार दूंगा। तारांकन। इतना कहकर वो फिर से उसे किस करने वाला था कि अचानक अनंत ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, तारांकन, आप ये सॉरी किससे कह रहे हैं? उस अनंत से जिससे आप बचपन में मिले थे या फिर दूसरी आनंद से जो लड़कों की तरह अपनी जिंदगी जीती है और जो कुछ वक्त पहले ही आपसे मिली थी? तारांकन। आनंद का ये सवाल कुंज के लिए बहुत मुश्किल था और वो चुप हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। अनंत वार्ड के अंदर बैठी थी, वो लगातार कुंज को घूर रही थी। कुंज विंडो के पास खड़ा था और फोन पर बहुत ही सीरियस होकर किसी से बात कर रहा था। कॉल कट करने से पहले उसने गुस्से में ऑर्डर दिया,
डैनी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए दूर से ही उसे खत्म करने का तरीका ढूंढो। एक शार्प शूटर को हायर करो। इतना कहते ही उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। इसके बाद कुंज ने पलटकर अनंत को देखा तो अनंत जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर कुंज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अनंत के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अनंत ने जल्दी से उसका हाथ हटा दिया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या आपका काम हो गया? डॉक्टर ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हमने आपका पूरा बॉडी चेकअप कर लिया है, अब आप जा सकती हैं, मिस अनंत। पर जाने से पहले अनंत ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुंज ने उसका हाथ पकड़ लिया और डॉक्टर से ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर, अनंत एक लड़की है, अगर यह बात बाहर गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। कुंज की धमकी से डॉक्टर डर गई। उन्होंने जल्दी से कहा, आप चिंता मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं करूंगी और मिस अनंत की रिपोर्ट 2 घंटे में दे दूंगी। कुंज ने सिर हिलाया और अनंत के हाथ को पकड़कर मजबूत कर लिया। अनंत ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुंज उसे पकड़कर नीचे झुकते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोला, बेबी, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। अनंत ने मुंह फेर लिया। वो कुंज को बस इग्नोर कर रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे आहूजा मैंशन जाना है। कुंज समझ गया था कि वो क्यों जाना चाहती थी। उसने अनंत के बालों में हाथ फेरते हुए सर्द आवाज में कहा, ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इतना कहते ही उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन अनंत ने मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, यह मेरा फैमिली मैटर है। और वैसे भी मैं आपकी क्या लगती हूं जो आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? आपने तो मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया जो मैंने कार में पूछा था। ये सुनकर कुंज के माथे पर शिकन आ गई। उसने अनंत को दीवार से लगाते हुए उसके होठों पर किस करके हाथों को पकड़ लिया और सख्त आवाज में कहा, क्या जानना चाहती हो? यही कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं? तो सुन लो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये सुनकर अनंत ने सार्कास्टिक टोन में कहा, तो फिर उस बचपन वाली अनंत का क्या? आप तो उसे बहुत पसंद करते थे। कुंज ने इस बार उसके गालों को हल्के से दबाते हुए कहा, बेबी, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कराया है। तुम आहूजा खानदान से हो। तुम्हारे बचपन की हर बात मुझे पता है। तुम कभी इस शहर से बाहर नहीं गई हो। और मैं बचपन में जिस अनंत से मिला था वो न्यूयॉर्क में रहती थी। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है? तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा बोलने का तरीका और मुझे देखने का तरीका, सब कुछ उस छोटी अनंत जैसा है। अनंत ने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, तारांकन, लगाइए जितना दिमाग लगाना है, लेकिन आप कभी सच नहीं जान पाएंगे, तारांकन। उसने कुंज को खुद से दूर करते हुए घमंड से कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ, आपको केवल अपनी बचपन की दोस्त अनंत ही पसंद है, मैं नहीं। मैं तो बस आपका टाइम पास हूँ, जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे सुंदर राजकुमारियां पसंद हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट आपसे खत्म हो गया तो मैं यह एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। ये सुनकर उसने देखा कि कुंज को गुस्सा आ रहा है। अनंत ने खुद को मन ही मन शांत करते हुए कहा, तारांकन, अब और भी मजा आएगा, तारांकन। फिर उसने वहां से जाने का नाटक किया और सोचा, तारांकन, गुस्से से आपका दिमाग फट जाए तो और मजा आएगा। आपने भी तो मेरा दिमाग खराब किया था जब आप डैनी से शादी करने वाले थे। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आपसे शादी कर लूंगी सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं? बिल्कुल नहीं। आपको भी मेरे पीछे भागना होगा, जैसे मैं आपके पीछे आई थी, तारांकन। कुंज को पहले यह एहसास नहीं था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि भले ही अनंत लड़कों की तरह रहती है, पर असल में वह एक लड़की ही है और हर लड़की नखरे करती है। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अनंत के पीछे पीछे चला गया। अनंत ने जैसे ही अपनी कार स्टार्ट की, कुंज पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अनंत ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद उनकी कार आहूजा मैंशन पहुंच गई। वहां यश की मॉम, प्रियंका जी, बहुत खुश नजर आ रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ मजे से बातें कर रही थी। सब किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी प्रियंका जी की एक दोस्त ने उनसे पूछा, प्रियंका, तो तुम मिस्टर आहूजा से कब शादी कर रही हो? और वो गवार शीतल अभी भी आहूजा परिवार की मैडम बनी हुई है। उसे तो जल्दी से घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, फिर भी आहूजा कॉर्पोरेशन के इतने सारे शेयर्स उसके नाम पर है। और उसका बेटा तो एक गे है। सच कहूं तो आहूजा खानदान को तुम्हारे बेटे यश के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। वही असली वारिस है।
प्रियंका जी यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन तभी हॉल में एक तेज और शरारती आवाज गूंज उठी। आहूजा खानदान चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो कभी भी किसी नाजायज को अपना वारिस नहीं बनाएगा, क्योंकि नाजायज तो नाजायज ही होता है। ये सुनते ही प्रियंका जी और उनके सभी दोस्त दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहां अनंत दीवार से टिककर बहुत एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। उसके मुंह में एक लॉलीपॉप था, एक हाथ उसकी जेब में था और वह आराम से लॉलीपॉप चूसते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगी। प्रियंका जी को देखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे न हो। मैं जैसा भी हूँ, मगर मैं आहूजा खानदान का जायज बेटा हूँ। और तुम्हारा बेटा, वह तो सिर्फ एक नाजायज औलाद है, जो तुम्हारी और मिस्टर आहूजा की रंगरलियों की गलती से पैदा हुआ। अनंत की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई, जबकि प्रियंका जी के चेहरे का रंग गुस्से से बदल गया। अनंत ने आराम से एक समोसे की प्लेट उठाई और सोफे पर बैठकर समोसे खाते हुए बोली, बहुत टेस्टी है, लेकिन ये तो आहूजा खानदान के पैसों से आए हैं। फिर तुम जैसी रखेल मेरे परिवार का पैसा क्यों उड़ा रही हो? इतना कहने के बाद उसने एक नौकर को ऑर्डर दिया, अभी और इसी वक्त इस औरत ने जितना भी पैसा उड़ाया है, उसका हिसाब करो और उसका बिल बनाओ। मैं इसे सिर्फ एक हफ्ते का समय दूंगा सारे पैसे चुकाने के लिए। यही नहीं, रखेल प्रियंका अपना सामान पैक करो, क्योंकि अब से मैं और मेरी मॉम यहीं पर रहेंगे। आखिरकार मेरी माँ ही इस घर की असली मालकिन है, न कि तुम जैसी रखेल। बार बार रखेल शब्द सुनने के बाद प्रियंका जी का चेहरा गुस्से और शर्म से काला पड़ गया। उनकी सभी दोस्त मुंह छुपाकर हंस रही थी। अनंत को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से समोसे खाने के बाद फ्रूट्स उठा लेती है और उन्हें खा रही थी। प्रियंका जी और उनके दोस्त अभी भी सदमे में थे। प्रियंका जी इस बार गुस्से में बोली, अनंत, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ पर तुम्हारे या तुम्हारे माँ की कोई जगह नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। ये सुनते ही अनंत, जो आराम से फ्रूट्स खा रही थी, अचानक हंसने लगती है। उसके हंसने से सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। फिर अनंत एप्पल का एक बाइट लेते हुए हंसकर बोली, ऐसा लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, या फिर तुम मेरी बात को ठीक से सुन नहीं पा रही हो। तुम्हारे दिमाग के साथ साथ कानों में भी गड़बड़ी है। मिस्टर आहूजा ने आज तक तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, पर क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हें डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेना चाहिए? प्रियंका जी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो दांत पीसकर बोली, अनंत, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तभी अनंत बीच में ही गुस्से से बोली, अभी तक मैंने अपनी हद पार नहीं की है, क्योंकि अगर मैं अपनी हद पार कर देता, तो अब तक तुम और तुम्हारा वह नाजायज बेटा इस घर में न रह रहे होते, बल्कि इस वक्त सड़क के किनारे भीख मांग रहे होते। प्रियंका जी ने देखा कि उनकी सभी दोस्त भले ही चुपचाप खड़ी थी, मगर उनकी नजरों में बदलाव को महसूस कर पा रही थी। अब सभी दोस्त उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। प्रियंका जी को काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, मगर वो गुस्से में आकर नौकर को ऑर्डर देती है, जल्दी से इसे निकालकर बाहर फेंको। तुम लोग किसी को भी घर के अंदर कैसे आने दे सकते हो? और इसे बाहर निकालने से पहले एक बार चेक कर लेना कि कहीं इसमें कुछ चुराया तो नहीं है। नौकर अनंत को नफरत से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अनंत फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठाकर सीधा नौकर की तरफ फेंक देती है। नौकर इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो चाकू सीधा उसके कंधे से लगते हुए जमीन पर गिर गया। नौकर के कंधे से खून बहने लगा था, और खून देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। खून की कुछ बूंदें जमीन पर भी गिर गई थीं। प्रियंका जी के साथ साथ उनके दोस्त और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वहीं अनंत बिना किसी भाव के प्रियंका जी से बोली, तुम बस मिस्टर आहूजा की रखेल हो, तो इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करो। किसी रखेल के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वह इस घर के मालिक को घर से बाहर निकाल सके, लेकिन हाँ, मालिक के पास अधिकार जरूर होता है कि वह रखेल को घर से बाहर फेंक सके। इतना कहने के बाद वह अपना एप्पल टेबल पर रख देती है, फिर अपनी लॉलीपॉप चूसते हुए अपनी गर्दन तिरछी करके प्रियंका जी को ऊपर से नीचे तक देखकर अनंत आगे बोली, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अपना सामान पैक करो और यहाँ से बाहर निकलो, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ केस करना पड़ेगा कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस रही हो। और हाँ, ये बिल्कुल भी मत भूलना कि मेरी मॉम लीगली मिसेज आहूजा है। भले ही मिस्टर आहूजा ने तुम जैसी रखेल को यहाँ पर रखा है, लेकिन कानून की नज़रों में मेरी मॉम उनकी वाइफ है। मिस्टर आहूजा की हर प्रॉपर्टी में 50% उनका हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो 1% भी किसी चीज में हिस्सा नहीं है। तो किस अधिकार से यहाँ पर रुकी हो तुम?
अनंत ने देखा कि प्रियंका जी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी है। वह भी उनके सामने खड़ी हो जाती है, एक हाथ अपनी जेब में डालकर। वो मुस्कुराते हुए प्रियंका जी के पास जाती है और उनके गालों पर हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोली, क्या हुआ? इतने सालों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो, इसलिए यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है, मगर जाना तो पड़ेगा ना। और हाँ, तुमने आज तक आहूजा परिवार के जितने भी पैसे खर्च किए हैं, प्लीज उन्हें वापस कर देना, क्योंकि वो सब मेरी मॉम का हक था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी मॉम का हक ले। प्रियंका जी उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन अनंत उनकी कलाई को मरोड़कर उन्हें टेबल पर पटक देती है। फिर उनकी गर्दन पकड़कर डेविल स्माइल करते हुए बोली, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। बात यह है कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारी हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं, पर मैं तो एक नौजवान हूँ और तुम जैसी बुजुर्ग औरत को बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। इसलिए मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। जाओ, अपना सामान पैक करो। फिर अचानक वह रुक कर बोली, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पास अपना क्या सामान होगा? वह सब तो आहूजा परिवार के पैसों से ही खरीदा होगा। ये सोचते हुए अनंत प्रियंका से दूर हो जाती है। प्रियंका जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। टेबल के जोर से लगने से उनका सीना घायल हो गया था और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर बैठ जाती है। वो आंसुओं के साथ बोली, अनंत, तुम अच्छा नहीं कर रहे। यश के डैडी अगर आ गए तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर अनंत हंसते हुए बोली, क्या करेंगे वह मेरे साथ? बस एक बार अगर मैंने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? और अगर मैं मीडिया को बुलाकर तुम्हारी जैसी रखेल की बायोग्राफी बता दूं तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए वही काफी होगा। फिर वो डेविल स्माइल के साथ बोली, अगर मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि तुम कोठे पर नाचती थी और लोगों को स्पेशल सर्विस देती थी तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे कुछ अमीर लोग तो होंगे ही जो यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें स्पेशल सर्विस देने का मौका देंगे। तुम उनका फायदा उठाकर फिर से अमीर हो सकती हो। इतना कहकर अनंत आंख मार देती है और हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी जैसे कोई डेविल हंस रहा हो। प्रियंका जी अनजाने में कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अनंत में इतना बदलाव कहां से आया। फिर अनंत ने एक नौकर को देखा जो पहले उस पर हमला करने आया था। फिर उसने किचन में खड़े दूसरे नौकर को घूरते हुए गुस्से में ऑर्डर दिया, मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। 2 मिनट में मुझे इस औरत का सारा सामान यहाँ हॉल में चाहिए और इसके बेटे का भी। अगर तुम लोग नहीं लाए तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरी हो जाएगी। नौकर घबराए हुए बिना वक्त गवाए प्रियंका जी के कमरे की तरफ दौड़े और एक नौकर यश के कमरे की तरफ भागा। कुछ ही देर में सारा सामान हॉल में दिखाई देने लगा। प्रियंका जी अपनी कीमती ड्रेस और ज्वेलरी को देखकर गुस्से से अनंत को घूरने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अनंत ने उन्हें अनदेखा करते हुए अपनी जेब से लाइटर निकाला और डेविल स्माइल के साथ उन सामानों को देखती हुई आग लगाने लगी। प्रियंका जी को अचानक घबराहट होने लगी। अनंत उनकी सबसे कीमती ड्रेस के पास जाती है और लाइटर से उसमें आग लगा देती है। ये देखकर प्रियंका जी चीखते हुए बोली, नहीं, क्या तुम्हें पता है वो 50 लाख की ड्रेस है, लिमिटेड एडिशन है, जिसे मैंने 1 महीने पहले खरीदी थी। अनंत मुस्कुराते हुए ड्रेस को जलाते हुए बोली, मेरी माँ यहाँ की मालकिन होते हुए भी 1 लाख के कपड़े नहीं पहनती और तुम जैसे रखेल 50 लाख के कपड़े पहन रही हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहकर उसने ड्रेस में आग लगा दी और उसे बाकी सामानों के बीच फेंक दिया। धीरे धीरे आग फैलने लगी। प्रियंका जी भागते हुए आग बुझाने की कोशिश करती है, मगर उनका हाथ जल जाता है। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो इतना नुकसान नहीं देख पा रही थी। प्रियंका जी फिर से आग बुझाने की कोशिश करती है। उन्होंने टेबल से पानी उठाया और उस पर फेंक दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सभी सामानों में आग बहुत तेजी से लग चुकी थी। सामान इतना ज्यादा था कि पूरा हॉल धुएं से भर चुका था और अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। प्रियंका जी की सभी दोस्त वहां से डरकर भाग जाती हैं और सभी नौकर भी अपने चेहरों को ढककर बाहर निकलने लगते हैं। वहीं कुंज जो बाहर कार में बैठा था, जब घर से धुएं की लपटें निकलती देखता है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब उसकी डाक हो गई थी। वो जल्दी से कार के बाहर निकल गया। प्रियंका जी का चेहरा नफरत से भर गया और वह बोली, अनंत, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर अनंत गुस्से में उनके बाल पकड़कर उनके सिर को टेबल से मारते हुए दांत पीसकर बोली, तुम्हें क्या लगा कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने मेरी माँ को मरवाने की कोशिश की थी? तुम तो मुझे भी मार डालना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाए। और हाँ,
मैं कोई डरपोक या अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ और बहुत बड़ा। तुमने मेरी माँ को मरवाने की कोशिश की। तुम्हारी हालत उससे भी बुरी होगी। क्या तुम समझती हो कि कोई नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ था? प्रियंका जी ने अनंत के मुंह से सच्चाई सुनकर डर महसूस किया, लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। अनंत ने फिर प्रियंका जी के सिर को टेबल पर जोर से मार दिया। फिर वह नौकरों को ऑर्डर देती हुई बोली, इस पूरे घर को आग लगा दो। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर रहूंगा, लेकिन अब मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहाँ पर इस जैसी बुरी औरत रहती हो। इस जगह का बुरा साया मुझ पर और मेरी माँ पर भी पड़ सकता है।